हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। तो भाई, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ना धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा कर रहे थे और इनकी पॉलिसीज़ का तो क्या ही कहना। इनकी पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट हर किसी पे अलग अलग पड़ रहा था। राजा, रानी, किसान, सिपाही, हर कोई इनकी वजह से परेशान था। और जब लोगों के राइट्स छीने जाते हैं या उनके बिलीव्स को हर्ट किया जाता है तो क्या होता है? रिवोल्ट। बस इसी रिवोल्ट की कहानी है 1857 की क्रांति। पब्लिक का पेशेंस टेस्ट हो रहा था और फिर उन्होंने बोला बस अब और नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर और जानते हैं कि लोगों में ये गुस्से की आग लगी कैसे और सबसे पहले किसकी इज्जत उतारी गई। नवाब्स लूज देयर पावर। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे कंपनी की पॉलिसीज से लोग फेड अप हो चुके थे। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें सबसे ज्यादा लॉस हुआ, अपने नवाब और राजा महाराजा। 18th सेंचुरी के मिड से ही अपने नवाबों और राजाओं की पावर कम होने लगी। उनकी इज्जत और अधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अंग्रेजों ने क्या किया? हर दरबार में अपने अपने रेजिडेंट्स बैठा दिए, जैसे कोई स्पाई। रूलर्स की आज़ादी छीन ली, उनकी आर्मी डिसबैंड कर दी और उनकी ज़मीन भी कब्जा करने लगे। कई रॉयल फैमिलीज़ ने तो कंपनी के साथ समझौता करने की ट्राई की, सोचा शायद उनके इंटरेस्ट सेफ रहेंगे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड सन को सक्सेसर बनाने की रिक्वेस्ट की और नाना साहेब ने पेंशन मांगी, पर कंपनी ने सब ठुकरा दिया। अवध को भी 1856 में कंपनी ने अपने अंडर ले लिया, बोल के कि वहाँ रूल ठीक से नहीं चल रहा। और तो और मुगल किंग बहादुर शाह जफर का नाम कॉइन्स से हटा दिया और डिसाइड किया कि वो लास्ट मुगल किंग होंगे। देखा कैसे इज्जत उतारी जा रही थी। ये तो बस टीजर था। अब आगे देखेंगे कि कैसे इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने आम लोगों को भी इरिटेट किया। द पेजेंट्स एंड द सीपॉयज। तो अब तक हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े नवाब और राजा अपनी पावर खो रहे थे, पर सिर्फ वही नहीं थे, अपने आम लोग भी कंपनी से बहुत दुखी थे। गांव में किसान और जमींदार हाई टैक्सेस और टफ रूल्स से दुखी थे। कई लोगों की जमीन छीन ली गई जिसमें वो सालों से खेती करते आ रहे थे। और अपने इंडियन सिपाही, वो भी हैप्पी नहीं थे। उनकी सैलरी और कंडीशंस अच्छी नहीं थी। कुछ नए रूल्स तो उनकी रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट थे। उन दिनों में कई लोग मानते थे कि अगर वो समुद्र क्रॉस करते हैं तो अपना धर्म और जाति खो देंगे। तो जब उन्हें सी रूट से बर्मा जाने को कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। कंपनी ने फिर एक नया लॉ बनाया कि अब्रॉड सर्विस अनिवार्य होगी, मतलब हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। सिपाहियों के फैमिलीज गांव में थे तो किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, जैसे वायरल फीवर। इस तरह से आम जनता और सिपाही दोनों ही कंपनी से फेड अप थे। टेंशन फुल ऑन बॉस। पर यह टेंशन सिर्फ टैक्स और रूल्स की नहीं थी, अब धर्म और परंपरा पर भी हमला हो रहा था। तो ऐसे में लोग चुप थोड़ी बैठते। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे कंपनी की पॉलिसीज से किसान और सिपाही दोनों ही परेशान थे। अब तो उनकी पॉलिसीज ने रिलीजियस और सोशल मैटर्स में भी इंटरफियर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स का मानना था कि इंडियन सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। उन्होंने सती प्रथा रोकने और विधवा रीमैरिज को प्रमोट करने जैसे रिफॉर्म्स किए। इंग्लिश एजुकेशन भी बढ़ाया। पर जब उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को ज़मीन खरीदने और कन्वर्जन ईजी करने वाले लॉज बनाए तो कई इंडियंस को लगा कि ये उनके धर्म और परंपरा पर अटैक है। लोगों को लगा ये हमारी आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं। लोग रिफॉर्म्स तो चाहते थे, जैसे सती प्रथा को रोकना और विधवा रीमैरिज को प्रमोट करना, पर कंपनी का तरीका लोगों को हजम नहीं हुआ। अब ये सब देखते हुए लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था, ये हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स को कई इंडियंस ने अपने धर्म और परंपरा पर हमला समझा। अब आओ देखते हैं कि उस टाइम लोग ब्रिटिश रूल के बारे में क्या सोच रहे थे। इसके लिए हम 2 डिफरेंट अकाउंट्स देखेंगे। पहला अकाउंट है विष्णु भट्ट गोडसे की बुक मजा प्रवास से। वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे। विष्णु भैया मथुरा जा रहे थे एक यज्ञ के लिए,
तब उन्हें कुछ सिपाही मिले। उन्होंने बताया कि 3 दिन में बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, क्योंकि ब्रिटिशर्स हिंदूज और मुस्लिम्स के धर्म खत्म करना चाहते हैं। सिपाहियों ने यह भी बताया कि ब्रिटिशर्स ने 84 नियमों की लिस्ट बनाई थी, जिसे राजाओं ने रिजेक्ट कर दिया। राजाओं ने मिलकर धर्म युद्ध की डेट फिक्स कर ली है, जब सभी मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करेंगे। दूसरा अकाउंट है सूबेदार सीताराम पांडे का। वो 48 ईयर्स तक कंपनी में सिपाही रहे। उन्होंने लिखा कि अवध पर कब्जे से सिपाहियों में डिस्ट्रस्ट आया। फिर न्यूज़ फैली कि न्यू राइफल कार्ट्रिजेस में गाय और सुअर की चर्बी है। बूम, हियर्स द मेन रीजन फॉर द फायर। इससे सिपाहियों में गुस्सा आ गया, क्योंकि ये उनके रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट था। तो एक तरफ जहां आम लोगों को लग रहा था कि अंग्रेज हमें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, तो वही सिपाहियों के अंदर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और अब देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातें एक बड़े रिवोल्ट का कारण बनी। ए म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे कंपनी की पॉलिसीज, स्पेशली कार्ट्रिजेस वाले इशू ने लोगों और सिपाहियों के दिमाग में गुस्सा और डिस्ट्रस्ट भर दिया था। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा सिपाही रिवोल्ट एक बड़े जन विद्रोह में बदल गया। 1857 में नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत बड़े रिवोल्ट का सामना करना पड़ा, जो मई 1857 में स्टार्ट हुआ और कंपनी की इंडिया में प्रेजेंस को ही हिलाकर रख दिया। सिपाहियों ने मेरठ से म्यूटिनी शुरू की और फिर कई जगहों पर पब्लिक भी ज्वाइन हो गई। कुछ लोग इसे 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्ड प्रोटेस्ट मानते हैं। अब इस रिबेलियन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची, इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे सिपाहियों का गुस्सा एक पावरफुल रिवोल्ट में बदल गया। अब देखते हैं कि ये रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट होकर दिल्ली तक कैसे पहुंचा और इसने क्या रूप लिया। एकदम रोड ट्रिप थी, पर थोड़ी वायलेंट वाली। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को ऑफिसर्स पर अटैक के लिए फांसी दी गई, जिससे सिपाही नाराज थे। कुछ दिन बाद मेरठ में कुछ सिपाहियों ने काऊ फैट वाले कार्ट्रिजेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया और 10 साल की जेल हुई। ये इंसिडेंट 9 मई 1857 को हुई। मेरठ में दूसरे इंडियन सोल्जर्स का रिस्पॉन्स काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। 10 मई को सोल्जर्स ने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ा लिया। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, गन्स ले ली और बिल्डिंग्स में आग लगा दी। लेकिन उनका लीडर कौन था? मेरठ के सारे सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना दिया, वो भी ज़बरदस्ती। उन्होंने सभी राजाओं को ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए लेटर्स लिखे। ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि कार्ट्रिज इश्यू कुछ दिनों में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, पर बहादुर शाह जफर के अपराइजिंग को सपोर्ट करने के फैसले ने पूरी सिचुएशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया। लोगों को लगा अब तो अपना टाइम आएगा। ये हिम्मत, उम्मीद और कॉन्फिडेंस की बात थी। अब ये चिंगारी दिल्ली से कैसे पूरे देश में फैली, इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द अपराइजिंग स्प्रेड्स। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे मेरठ से स्टार्ट हुआ सिपाही रिवोल्ट, दिल्ली पहुंचा और कैसे बहादुर शाह जफर को लीडर डिक्लेयर करने से लोगों में एक न्यू होप जग गई। अब देखते हैं कि यह रिवोल्ट दिल्ली से स्टार्ट होकर पूरे देश में कैसे फैला। ब्रिटिशर्स के दिल्ली से हारने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक कोई अपराइजिंग नहीं हुई। न्यूज़ को फैलने में उतना टाइम लगा। फिर म्यूटिनीज का सिलसिला स्टार्ट हो गया। रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट ने म्यूटिनी की और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर दूसरे ट्रूप्स से मिलने के लिए निकल पड़े। उनके बाद टाउन्स और विलेजेस के लोग भी ज्वाइन हो गए अपने लोकल लीडर्स के साथ। कानपुर के पास नाना साहेब ने ब्रिटिशर्स को भगाया और खुद को पेशवा डिक्लेयर किया। लखनऊ में ब्रिजेश कद्र नया नवाब बना और उनकी माँ बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट में एक्टिव पार्ट लिया। इसी तरह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रेबल सीपॉइस में शामिल हो गई। रानी अवंतीबाई लोधी ने भी अपनी सेना उठाई। ब्रिटिशर्स की संख्या कम थी और वो कई लड़ाइयों में हारे। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कई नए लीडर्स सामने आए, जैसे मौलवी अहमदुल्लाह शाह, बख्त खां और कुंवर सिंह, जो बिहार के एक जमींदार थे। यह चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फैल गई
और कई बड़े नेता इस रिवोल्ट का पार्ट बन गए। अब जब इतनी बड़ी आग लगी थी तो अंग्रेज चुप कैसे रहते? और इसी को जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द कंपनी फाइट्स बैक। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे 1857 का रिवोल्ट पूरे देश में फैल गया और कई बड़े लीडर्स इसमें शामिल हो गए। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बड़े रिवोल्ट का सामना कैसे किया और इसे सप्रेस करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए। भाई, उन्होंने भी अपना गेम दिखाया। इस बड़े अपराइजिंग से स्केयर्ड होकर कंपनी ने पूरी शक्ति से रिवोल्ट को दबाने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से एक्स्ट्रा सोल्जर्स बुलाए, नए लॉज पास किए, दिल्ली को सितंबर 1857 में वापस ले लिया और बहादुर शाह जफर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देकर रंगून भेज दिया। लेकिन रिवोल्ट ख़त्म नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स को 2 साल तक लड़ना पड़ा। लखनऊ पर भी मार्च 1858 में वापस से कब्जा कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई को हराकर मार दिया गया। तात्या टोपे जंगल में छुपकर गोरिल्ला वॉर करते रहे, पर उन्हें भी पकड़कर मार दिया गया। ब्रिटिशर्स ने लॉयल लैंड होल्डर्स को रिवॉर्ड्स दिए और रेबल्स को सरेंडर करने पर सेफ्टी का प्रॉमिस किया कि अगर आप खुद ही सरेंडर कर दो तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। अगर आपने किसी ब्रिटिशर को नहीं मारा हो तो फिर भी हज़ारों रेबल्स को फांसी दी गई। ब्रिटिशर्स ने बहुत मुश्किल से और बहुत पावर से इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया। ये सब होने के बाद ब्रिटिशर्स समझ गए कि पुरानी पॉलिसीज़ काम नहीं करेंगी। अब क्या बदलाव आए, इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है आफ्टरमैथ। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत मुश्किल से 1857 के रिवोल्ट को दबाया। अब हम देखते हैं कि इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ में क्या बड़े चेंजेस किए। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही उनकी पॉलिसीज़ अपडेट हुई। 1859 तक ब्रिटिशर्स ने देश पर कंट्रोल वापस पा लिया था, लेकिन वो अब उसी पॉलिसीज़ के साथ देश पर रूल नहीं कर सकते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। पहला चेंज था, पावर कंपनी से क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में कंपनी की सारी पावर्स ब्रिटिश क्वीन को दे दी। अब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा क्वीन के अंडर आ गया और गवर्नर जनरल को वाइस रॉय कहा जाने लगा, जिसका मतलब था क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव। अब तो सीधा रानी का राज था। दूसरा चेंज था प्रिंसली स्टेट्स के अधिकारों पर। राजाओं को बोला गया कि उनके स्टेट्स कब्जा नहीं किए जाएंगे और वो अपने बाद अपने वारिस को स्टेट दे सकते हैं, पर उन्हें ब्रिटिश क्वीन को अपना सुप्रीम रूलर मानना पड़ा। मतलब रूल करो पर हमारी सुनो। तीसरा चेंज था आर्मी में बदलाव। इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कम किया गया और यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ाए गए। गोरखा, सिख और पठान जैसे ग्रुप से ज़्यादा सोल्जर्स रिक्रूट किए गए, बजाय हिंदू और मुस्लिम्स के। चौथा चेंज था मुसलमानों के लिए अलग पॉलिसी। मुसलमानों की प्रॉपर्टी जब्त की गई और उन्हें शक और दुश्मनी से देखा गया, क्योंकि अंग्रेज़ों को लगा वो रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पांचवा चेंज था धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान। ब्रिटिशर्स ने अब इंडियन लोगों के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस का रिस्पेक्ट करने का डिसीजन लिया। थोड़ा ज्ञान आया उन्हें। और इसी तरह छठवां चेंज था लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदारों के अधिकार। लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदारों को उनकी ज़मीन पर अधिकार की सुरक्षा देने की पॉलिसीज़ बनाई गई। तो 1857 के बाद इंडिया की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। ये थी अपनी 1857 की क्रांति की कहानी और उसके बाद के बदलाव। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।